सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे सारी वीडियो मिलेंगी। प्लेलिस्ट का नाम है सफलता बैच क्लास 12th फिजिक्स। बच्चों इसमें 30 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे के सारे वहीं पर मिलते रहेंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप पूरी फिजिक्स की हर एक प्रूविंग को देखना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स फर्स्ट की हो और या फिजिक्स सेकंड की हो, प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th। आप वहाँ पे जाके फिजिक्स की हर एक प्रूविंग को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती हो या होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये प्रूविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगर आप आंसर लगा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये आपको कई बार मिली होगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इसमें कौन सी फोकस दूरी हमेशा प्रयुक्त की जाती है। जब आप इस प्रूविंग को सॉल्व करते हैं तो बच्चों कुछ इस तरह का फिगर है। अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। बच्चों वो फिगर क्या है कि ये एक लेंस है और इस लेंस के बच्चों दो पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ है और एक ये वाला पृष्ठ है। बच्चों ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे यहाँ पे एक वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले इस वाले पहले पृष्ठ से टकरा रही है और टकराने के बाद बच्चों इसका डॉटेड फिगर अपवर्तन के बाद बच्चों यहाँ पे बना है। अब ये बनने वाला पृष्ठ बच्चों इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा और जिससे चलकर बच्चों प्रकाश किरण यहाँ पे फिगर बना रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि अंतिम जो बच्चों इमेज बन रही है वो दूसरे पृष्ठ से बन रही है और दूसरे पृष्ठ का बच्चों जो फोकस होगा वो भी दूसरे पृष्ठ का ही होगा। इसका मतलब है बच्चों कि लेंस मेकर सूत्र में जब फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है वो हमेशा द्वितीय फोकस होता है, प्रथम फोकस नहीं होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है बहुविकल्पी, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों एन टाइप अर्धचालक की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। इसका क्यों, क्या रीजन है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब एन टाइप अर्धचालक पढ़ाया जाता है तो बच्चों उसमें दाता आयन और ग्राही आयन की संख्या हमेशा सेम होती है। ठीक है, और दाता आयन बच्चों प्लस और ग्राही आयन माइनस का होने के कारण प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस कारण एन टाइप अर्धचालक बच्चों हमेशा उदासीन होता है। कई बार रिपीटेड बच्चों ये बहुविकल्पी है। इसके बाद बच्चों इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको जानें। अगर आपसे पूछा जाता पी टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है तो बच्चों उसकी भी प्रकृति उदासीन होती है। अब कुछ बच्चों कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि एन टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन को बच्चों बनाने का क्या संकेत है, ऐसे डार्क गोला बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों पी टाइप अर्धचालक में अगर आपसे पूछा जाए किसकी अधिकता होती है तो याद रखेंगे कोटर की अधिकता होती है और कोटर को बच्चों ऐसे सर्कल के साइन से बना दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक उदासीन होता है, पी टाइप अर्धचालक भी उदासीन होता है। एन टाइप में कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, कोटर। तीसरा वो विकल्पी बच्चों आपके सामने है नाभिकीय अभिक्रिया। एक अभिक्रिया दी गई है, पूछा जा रहा है कि इसमें पी की वैल्यू क्या है। तो बच्चों इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। वो बातें क्या है, वो ये कि अगर बच्चों आप देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। इसके बाद बच्चों इन तीनों आइसोटोप के नाम क्या क्या हैं। इसको हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं या प्रोटियम के नाम से जानते हैं। 1H2 को बच्चों ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं, 1H3 को ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ दो और आपको साइन याद करने हैं। 0N1 बच्चों न्यूट्रॉन का संकेत है और -1 बीटा 0 बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है। ठीक है, जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ बच्चों आपको मैंने कई बार बताया है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं आप इन सभी प्रैक्टिस सेट का एक अच्छे से नोट्स बनाएं, लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहें डेली। बच्चों ये शाम को आपको 6 बजे वीडियो मिलती है। बच्चों आपको जो रिएक्शन मिली है इस पर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखना कैसे बैलेंस करेंगे। ये जो एरो है इसके पहले हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे और एरो के बाद बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कैसे बैलेंस करना है, नीचे के अक्षर इस नीचे के अक्षर से बराबर होने चाहिए, ऊपर के अक्षर ऊपर वाले अक्षर से बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 7 और इसमें क्या है 0। 7 और 0 को बच्चों ऐड किया जाए तो 7 आएगा। यानी अगर लेफ्ट साइड में 7 आ रहा है तो राइट में भी 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है 6।
7 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है बच्चों इस साइड में कहीं ना कहीं एक 1 लिखा होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद तभी तो 1 6 और 1 7 होगा और ये 7 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, ऊपर वाले को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है 15, यहाँ पे क्या लिखा है 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर 16 आ रहा है तो इधर भी 16 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तो केवल 14 ही लिखा है। इसका मतलब है ऊपर यहाँ पे जो P लिखा है उसमें जरूर कहीं ना कहीं 2 होगा। तो इसका मतलब है ऊपर बच्चों क्या होगा 2 और नीचे क्या हो गया 1। तो बच्चों 1 और 2, 1 और 2 किससे मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 और 2 इससे मैच कर रहा है। यानी यहाँ पे जो बच्चों मुझे लिखना चाहिए था कि 1 और 2, तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा फिर? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का बच्चों दूसरा आइसोटोप है। इसका मतलब है 1H2 बच्चों, ये जो P की वैल्यू है वो तो क्या था 1H2। और बच्चों 1H2 का नाम क्या होता है अभी बताया था? ड्यूटीरियम, यानी कि यहाँ पे बच्चों ड्यूट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बच्चों मैंने एक और प्रश्न लिखा है ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। बच्चों ये प्रश्न है 2He4 प्लस ZXA गिव्स Z प्लस 2YA प्लस 3 प्लस W। आपको बताना है कि W क्या है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट की चीज़ को बैलेंस करते हैं। क्या लिखा है 2 प्लस जेड, तो यहाँ पे बच्चों इधर आ रहा है जोड़ने पे 2 प्लस जेड। क्या इधर 2 प्लस जेड है? बिल्कुल है। यानी कि बच्चों जो इधर था वही इधर है, यानी कोई कमी नहीं है। यानी W में यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू की बच्चों कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं मतलब 0। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ पे देखते हैं। 4 लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, इसका मतलब है बच्चों 4 प्लस A होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है A प्लस 3, कितने की कमी है? 1 की। कहाँ पे कमी है? ऊपर कमी है, तो किसकी? 1 की। तो बच्चों 0 एंड 1 इन सब में से किससे मैच कर रहा है 0 एंड 1? तो आप कहेंगे सर बीच इससे मैच कर रहा है, यानी क्या है न्यूट्रॉन। तो ये बच्चों यहाँ पे जो 0 एंड 1 फिल करेंगे, यहाँ पे बीच में क्या रखेंगे N, यानी कि बच्चों ये W जो था वास्तव में क्या है न्यूट्रॉन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपने ये बात समझी। ये सवाल बच्चों आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ये 5 साइन पता है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग चौथे बहुविकल्पी पर। चौथा बहुविकल्पी बच्चों आपके सामने लिखा है कि 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर है NR2 के, तो कह रहे हैं N का संभव मान क्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 5 समान प्रतिरोध है बच्चों, पहले किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। मान लेते हैं कि 5 प्रतिरोध बच्चों ये थे, हमने श्रेणी क्रम में जोड़े, सभी का मान आर 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 है। ठीक है, और आप बच्चों जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 5 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 5 प्रतिरोध थे। इसको बच्चों R1 कहा गया कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है और समांतर क्रम वाला तुल्य प्रतिरोध R2 है, तो इसको R1 ही मान लेंगे। ठीक है, R1 की वैल्यू बच्चों क्या है? R, सभी की वैल्यू क्या है? R, तो पुट कर दी गई। बच्चों R को जब 5 बार जोड़ेंगे तो 5R, यानी कि R1 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 5R। इसके बाद बच्चों इसमें बाद में कहा गया था समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इन पांचों प्रतिरोधों को बच्चों हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम में बच्चों क्या फार्मूला होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। यहाँ पे बच्चों जो तुल्य प्रतिरोध है, सवाल ने खुद कहा है कि इसको R2 लिखना है समांतर वाले को, तो R2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इन सभी की वैल्यू बच्चों RR है, ये लिख दिया गया है। बच्चों सबका बेस समान है, तो 1 1 1 1 1 5 बार 1 को जोड़ोगे तो 5/R आएगा। यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं R2 की वैल्यू उसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो R ऊपर 5 नीचे। सवाल में आपसे एक बात कही है कि R1 बराबर है NR2 के, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि R1 बराबर है NR2 के। तो यहाँ से कह सकते हैं R1 की वैल्यू सवाल में आ चुकी थी बच्चों, R1 की वैल्यू आ चुकी थी 5R, तो R1 की वैल्यू लिख दी गई है 5R और R2 की वैल्यू R/5। ये R और बच्चों ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई बच्चों इस 5 का मल्टीप्लाई इस वाले 5 से करेंगे तो 25, यानी n की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं पांचवें बहुविकल्पी पर। पांचवा बहुविकल्पी बच्चों आपके सामने लिखा है कि निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स का आपको मात्रक बताना है, पांचवा बहुविकल्पी। तो बच्चों इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने सब कुछ करा दिया है। कोशिश की जा रही है कि एक प्रश्न से कई कई प्रश्न तैयार हो सकें,
जिससे आपकी पूरी फिजिक्स बच्चों कंप्लीट हो पाए जल्दी से जल्दी। वैद्युत फ्लक्स बच्चों डिनोट किया जाता है फाई ई से। फ्लक्स का मतलब होता है फाई और विद्युत का मतलब अंग्रेजी में होता है इलेक्ट्रिक, इसलिए यहाँ पे ई लिख दिया जाता है। बच्चों इससे पहले फाई ई का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि फाई ई का फार्मूला बच्चों होता है ई डॉट ए। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों आपको ई के 3 मात्रक पता होने चाहिए। तो ई के 3 मात्रक मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, जो क्लासेस हो चुकी हैं। बच्चों ई के 3 मात्रक, पहला न्यूटन बटे कूलाम, दूसरा वोल्ट बटे मीटर, और तीसरा जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, हम लोग बारी बारी से ई के यहाँ पर एक एक करके मात्रक रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ई का मात्रक रख रहा हूँ न्यूटन बाई कूलाम, और ए बच्चों क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चों फाई का पहला मात्रक बनता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। ये बच्चों पहला मात्रक। ठीक है, दूसरा मात्रक, अब हम लोग ए का दूसरा मात्रक यूज करेंगे वोल्ट बटे मीटर। फिर इसके बाद ए का मात्रक रखेंगे मीटर स्क्वायर। बच्चों 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। इसका मतलब है जो वैद्युत फ्लक्स का बच्चों दूसरा मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर है। तीसरा मात्रक बच्चों यूज करने के लिए हम लोग ई का तीसरा मात्रक यूज करेंगे जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। फिर आगे है ए, और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो जूल इंटू मीटर बाई कूलाम। तो बच्चों आपने देखा कि इस एक प्रश्न से हम लोगों ने फाई के 3 मात्रक जान लिए हैं, कैसे बने हैं हम लोगों ने इनको भी जान लिया है, और उससे रिलेटेड बच्चों ई के 3 मात्रक भी हम लोगों ने जान लिए। चलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे। जो छठा वो विकल्प भी आपके सामने लिखा है, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 और x2 है तो इसके बाद 4 ऑप्शन लिखें, किसमें से बताना है कौन सा सही है। बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं इस प्रश्न में कि मिली शब्द देख लेते हैं और मिली समझते हैं कि बहुत छोटा हो गया तो x2 की वैल्यू छोटी हो जाएगी और x1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों का यही सोचना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे मिली शब्द केवल अमीटर में लिखा है, उसके रेजिस्टेंस में नहीं यूज़ किया गया है। बात समझ रहे हैं? उसके प्रतिरोध को x2 ही लिखा गया है और अमीटर के प्रतिरोध को x1 ही लिखा गया। इन प्रतिरोधों में मिले शब्द नहीं लगा है, तो आप ऐसी गलती ना करें। तो फिर यहाँ पे करना कैसे इस प्रश्न को? बच्चों इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमीटर और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कितने होते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि बच्चों अगर अमीटर का प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा अमीटर अच्छा होता है। अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे अमीटर अच्छा होगा कि मिली अमीटर अच्छा होगा, तो आप कहेंगे सर अमीटर अच्छा होगा, क्योंकि मिली अमीटर बच्चों छोटा हो रहा है, इसका मतलब वो कम अच्छा है। तो बच्चों अमीटर अच्छा है, और अमीटर जितना अच्छा होगा उसका प्रतिरोध बच्चों उतना ही कम होगा। इसका मतलब अगर अमीटर अच्छा है तो बच्चों इसका प्रतिरोध कम होगा, और मिली अमीटर कम अच्छा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों x2 की वैल्यू बड़ी होगी और x1 की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अमीटर की सीमा ज़्यादा हो तथा मिली अमीटर की सीमा कम है। अमीटर की सीमा ज़्यादा है और मिली अमीटर की सीमा कम है, मतलब अमीटर ज़्यादा अच्छा है और मिली अमीटर कम अच्छा है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु बच्चों आपके सामने लिखा है, विद्युत शक्ति में एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। आपको विद्युत शक्ति का बच्चों एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत शक्ति का बच्चों जो एसआई मात्रक होता है वो भी वाट होता है, और एमकेएस जो मात्रक होता है बच्चों वो भी वाट होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा एसआई और एमकेएस दोनों मात्रक बच्चों। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी? सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न में ही एक छोटी सी जानकारी छुपी है, उसको पढ़ते हैं। वो जानकारी क्या है कि बच्चों एप्सिलॉन नॉट को इन्होंने कहा है निर्वात की विद्युतशीलता, यही इसका नाम भी होता है। और बच्चों म्यू नॉट का नाम क्या होता है? चुंबकशीलता। अब हम लोग करते हैं इस प्रूविंग को कि ये चीज़ किसके बराबर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये इसका आंसर आएगा बच्चों 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो सी के बराबर आता है। सी के बराबर मतलब बच्चों क्या है कि सी क्या है? प्रकाश की चाल।
यानी ये वैल्यू बच्चों है जो प्रकाश की चाल के बराबर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं बच्चों, आपने फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ होता है। इसके बाद आपने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। अगर बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट में क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और डिवाइड कर रहे हैं आप सेकंड से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या होगा कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बीच वाले का गुणा बच्चों बीच वाले से हो जाता है, तो म्यू नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट से हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई कट चुका है। ये बच्चों पावर माइनस की थी, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा है, 9 भी प्लस है 7 भी प्लस है, तो 9 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 16। और बच्चों इस 9 गुणे 10 की पावर 16 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर बच्चों जब इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा और इधर क्या बचेगा 3 इंटू 10⁸। और आप जानते हैं बच्चों 3 इंटू 10⁸ जो होता है वही सी होता है, यानी सी की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸। सी क्या है, प्रकाश की चाल। इसका मतलब है इस जगह हम लोग सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। तो प्रूव हो गया बच्चों 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। यानी ये जो भौतिक राशि है बच्चों, ये किस भौतिक राशि के बराबर आ रहा है, प्रकाश की चाल के बराबर आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कई बार बहुविकल्पी पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं किसके बराबर आ रहा है, सी का, सी के। और सी क्या है, प्रकाश की चाल। और चाल का मात्रक आप बच्चों जानते हैं, चाल का बच्चों आप मात्रक जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक बच्चों आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड, तो इस बात को भी याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह था दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद चलते हैं तीसरे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। नंबर 1 स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और नंबर 2 संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ के बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दोनों में ऊर्जा बतानी, लेकिन बच्चों दोनों में ऊर्जाओं का अलग अलग मान ज्ञात करना है। पहली जो ऊर्जा निकालनी है बच्चों वो स्रोत की ऊर्जा निकालनी है, यानी कि W की वैल्यू निकालनी है। और जो दूसरी ऊर्जा निकालनी है वो कैपेसिटर पर निकालनी है, संधारित्र पे निकालनी है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले दिया हुआ मान रखेंगे। प्रश्न में आपसे कहा है कि 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का मतलब बच्चों क्या हो गया कि V की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है। 10 पिकोफैरेड धारिता, फैरेड बच्चों आप जानते हैं C का मात्रक होता है, तो C की वैल्यू दी गई है बच्चों 10 पिकोफैरेड। C इज इक्वल टू 10 बच्चों, आप सॉरी पिको नहीं माइक्रो सॉरी लिखा है मैंने, अगर पिको बोला तो उसको माइक्रो पढ़िएगा। ठीक है, माइक्रो बच्चों, माइक्रो को चेंज करते हैं 10 की पावर -6 से। इसके बाद स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का मतलब बच्चों हमेशा याद रखेंगे कार्य ही होता है, और कार्य ही बच्चों ऊर्जा होती है। यानी कि जो हम लोग W निकालेंगे वही ऊर्जा है। लेकिन बच्चों W निकाला कैसे जाए, क्योंकि W का ऐसा रिलेशन हमें देखना पड़ेगा जिसमें C आता हो, लेकिन W बच्चों C नहीं, W का रिलेशन V से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं Q बराबर होता है बच्चों CV। तो C की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 2। 2 C की वैल्यू सवाल में बच्चों दी गई है 10 गुणे 10 की पावर -6। V की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है, 2। ठीक है, यहाँ से बच्चों एक पावर ये है 10, 10 की एक पावर है, ये 10 की पावर -6, 1 प्लस 6 माइनस, तो माइनस की 5 बचेंगे, और बच्चों ये 2 लिखा है। इसका मतलब है बच्चों Q की जो वैल्यू आ गई है 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम। Q क्या है, आवेश। ठीक है, और आवेश का मात्रक आप जानते हैं बच्चों मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना था, W। तो V बराबर आप सभी बच्चे जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू बच्चों होता है W/Q। बच्चों यहाँ से V की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में 2 थी, तो यहाँ 2 रख दिया गया है। W की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है सवाल में, और Q की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 इंटू 10 की पावर -5। बच्चों इस भाग वाली चीज़ को अगर गुणे में भेज देंगे
तो ये ऐसे आ जाएगा और 2 का गुणा बच्चों 2 से कराएंगे 4 गुणा 10 की पावर -5, ये -5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों पहला आंसर आ गया हम लोगों का। दूसरा आंसर निकालना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो अब बच्चों आप जानते हैं इसकी प्रूविंग U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो ऊपर यहाँ से आई बटन से आप देख सकते हैं। बच्चों U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया 1/2। C की वैल्यू बच्चों सवाल में 10 गुणा 10 की पावर -6। V की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई थी 2, ऊपर लगा है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों जानते हैं आप 4 होता है। इस 2 को बच्चों 4 से कैंसिल किया जाए तो 2 बार में कटेगा और 10 की पावर -5, यानी कि ऊर्जा की वैल्यू बच्चों इस सवाल में है 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल, ठीक है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि 2 वोल्ट के नहीं, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले आपसे कहा गया 1.5 वोल्ट, तो यहाँ से बच्चों E की वैल्यू गिवन है सवाल में 1.5 वोल्ट, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है स्मॉल r से। इसकी वैल्यू सवाल में 0.2 ओम दी गई है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर 2.8 का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बाहरी प्रतिरोध को बच्चों कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। नंबर 1, सेल के खुले सिरों पर विभवांतर। खुले सिरों का विभवांतर मतलब होता है टर्मिनल विभवांतर, यानी कि बाहरी सर्किट का बच्चों आपको विभव निकालना है। सेल से प्राप्त धारा की गणना, धारा का मतलब बच्चों I, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों ओम का नियम होता है V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। अगर पूरे सर्किट की बच्चों बात की जाए तो यहाँ पे T लिख देंगे और यहाँ पर भी T लिख देंगे टोटल, और इसका T का मतलब है टोटल। बच्चों जो टोटल विभव होता है सेल का उसको कैपिटल E से लिखा जाता है। और टोटल R बच्चों यहाँ पे 2 R आ रहे हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक स्मॉल कैपिटल R। तो बच्चों दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाता है। E की वैल्यू बच्चों सवाल में 1.5 गिवन है। स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके रख दिया गया है। इसके बाद बच्चों 2.8 में अगर 0.2 ऐड करेंगे तो 3.0 आएगा। यहाँ से हम लोगों ने बच्चों इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर दिया, 30 नीचे आएगा तो 15/30। 15/30 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 15 से कैंसिल करने पर। बच्चों 2 का जब डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों I की वैल्यू आ गई। फिर आपसे पूछा गया बाहरी प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध में हमेशा बच्चों याद रखेंगे बाहरी प्रतिरोध में V बराबर IR। यहाँ पे आप स्मॉल r नहीं लिखेंगे क्योंकि जब बाहर के प्रतिरोध की बच्चों बात कर रहे हैं उसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना नहीं की जाएगी। तो V बराबर क्या लिख देंगे IR। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी 0.5, R की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दे रखी है 2.8। यहाँ से बच्चों हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू 1.4 वोल्ट आ गई। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें बच्चों एक हम लोगों ने आज प्रश्न ज़्यादा लिया है, वैसे हम लोग टोटल 6 प्रश्न करते हैं अति लघु के, लेकिन आज एक प्रश्न ज़्यादा है। फोर्थ मैंने क्वेश्चन दोबारा बता दिया है एक बार और। चौथा क्वेश्चन ये आपके सामने, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग P कण का गुण प्रदर्शित करता है तो व्यंजक लैम्डा इज इक्वल टू H/P तथा P इज इक्वल टू H/लैम्डा क्या शो करेंगे, क्या प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं जो कण के तरंग गुणों को प्रदर्शित करेगा। तरंग आप जानते हैं जो बच्चों तरंगदैर्घ्य होती क्या है। अगर आप तरंगदैर्घ्य का बच्चों मतलब जानते होंगे, जैसे कोई ये तरंग चल रही है बच्चों, ये तरंग है। तरंगदैर्घ्य कहाँ पे होता है, तरंग के दो उच्चिष्ट पॉइंट के बीच की बच्चों जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग तरंग कहते हैं, सॉरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या तो फिर बच्चों दो निम्निष्ट पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों ये तरंगदैर्घ्य तभी आती है कि जब कोई कण तरंग के रूप में गति करेगा, ठीक है। कण बच्चों क्या होता है, एक छोटा सा पार्टिकल, एक बिंदु, ठीक है। और अगर दो उच्चिष्ट बिंदु आ रहे हैं, दो निम्निष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी ली जा रही है, वही तरंगदैर्घ्य है।
इसका मतलब है तरंग दैर्ध्य तभी आएगी जब कोई पार्टिकल तरंग के रूप में गति करेगा। अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल लीनियर फॉर्म में गति कर रहा है बच्चों, उसकी तरंग दैर्ध्य तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, लगभग जीरो कह सकते हैं क्योंकि हर जगह सेम सेम है। तो यहाँ से बच्चों अगर ये तरंग दैर्ध्य है इसका मतलब वो तरंग है। और तरंग कब बनेगी? जब कोई पार्टिकल वेव के फॉर्म में तरंग के रूप में गति करेगा। इसका मतलब है ये इक्वेशन कण के तरंग गुण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब बच्चों इसका उल्टा लिखा गया है, P को इन्होंने इधर किया है, H को इधर किया है और पूछ रहे हैं कि ये किसको प्रदर्शित करेगा। अब बच्चों यहाँ पे ये लैम्डा की इक्वेशन नहीं है, ये संवेग है। और संवेग बच्चों किसका निकाल सकते हैं? कण का। यानी ये तरंग, क्योंकि लैम्डा तो है यानी ये तरंग तो है, लेकिन ये तरंग में किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से? P की, यानी कि संवेग की। तो कहेंगे कि तरंग के कण गुण को प्रदर्शित करता है। पहले में कण तरंग को निरूपित कर रहा है और दूसरे में तरंग कण के गुण को निरूपित कर रहा है। तो बच्चों बहुत ही रेयर डिफरेंस है इन दोनों फार्मूलों में, तो इस प्रश्न को भी मैंने बता दिया। चलते हैं बच्चों इसके बाद 5वें प्रश्न पर, जो कि आपके सामने लिखा है कि यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो तथा उसकी बंधन ऊर्जा नंबर 1 जूल में और नंबर दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों गिवन पार्ट लिखेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को बच्चों डेल्टा एम से लिखा जाता है और डेल्टा एम की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम दे रखी है। पहले पे आपको निकालना है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट करना है। बच्चों आप जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण होता है E = mc²। अगर बात करें बच्चों इस E को हम लोग EB लिखते हैं, तो इस M को बच्चों डेल्टा एम लिखा जाता है। डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों सवाल में गिवन है 2 × 10⁻⁻6। सी आप जानते हैं प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻6, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 का गुणा 2 से कराएंगे 16। यहाँ से बच्चों 9 का गुणा 2 से कराएंगे तो 9 दूनी 18, 16 पावर प्लस की है और 6 पावर माइनस की है, तो यहाँ से कह सकते हैं प्लस की 10 आ जाएगी। मानक रूप में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसका पॉइंट आप सबसे बाद में देख रहे हैं। जब भी बच्चों 2 अंकों में अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हमेशा पीछे होता है। इस पॉइंट को 8 और 1 के जब बीच में लाएंगे तो पावर बढ़ेगी बच्चों प्लस में, तो 1 अंक चल रही है यानी 1 पावर प्लस में, 10 पहले से बच्चों प्लस है तो टोटल 11 पावर हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपको ये आंसर जो बच्चों आया है ये जूल में आया है। अब आपको इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो बच्चों जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे? 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया जाता है। बच्चों यहाँ से पॉइंट कटेगा। 2 से अगर 18 को काटेंगे 9 बार में, 2 को 16 से काटेंगे तो 8 बार में। ये पावर बच्चों ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 19 बच्चों प्लस, 11 भी बच्चों प्लस, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बच्चों ये टोटल 20 पावर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बच्चों EB की वैल्यू आ चुकी है 1.125 10⁻20 और किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस 8 का आप 9 में डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं पहला लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, सॉरी अभी एक और प्रश्न है, देख लेते हैं वो क्या लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बच्चों खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बच्चों खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के 2024 के 6वें सेट में बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों पर। और पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किन किन किस प्रकार निर्भर करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला लिखा हुआ है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है किन कारकों पर निर्भर करता है, और दूसरा पूछा जा रहा है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों किन चीजों पर निर्भर करता है। बच्चों यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया है। सेल में आप बच्चों कभी आपने देखा हो सेल, तो सेल में बच्चों 2 टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये बच्चों धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक प्लेट है। दोनों ये प्लेटों के बीच की दूरी है। प्लेटों के बीच की बच्चों दूरी जितनी ज्यादा रहेगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही
ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा का रिलेशन, कम से कम का रिलेशन हमेशा समानुपाती कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बच्चों प्रश्न इसमें है, दूसरा इसका पार्ट क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। आप जानते हैं बच्चों, सेल में एक विलयन भरा होता है, ब्लैक ब्लैक सा आपने देखा होगा पदार्थ निकलता है। वो जितना ज़्यादा बच्चों उसमें सांद्रित विलयन होगा, सॉरी, उसकी विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, विलयन का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है विलयन की सांद्रता के। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को बच्चों किससे डिनोट किया जाता है? आर से। और जब बच्चों ओम के नियम की प्रूविंग की जाती है तो फार्मूला आता है, आर का वैल्यू बच्चों आती है ml/ne² ए टाउ। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओम के नियम की प्रूविंग। कुछ समय बाद बच्चों यहाँ पे वीडियो में आई बटन का लिंक आएगा, वहाँ से जाके ओम के नियम की प्रूविंग देख सकते हैं। या तो बच्चों आपको अगर नहीं भी आएगा तो आप जानते हैं फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 से बच्चों एक प्लेलिस्ट बताई थी, वहाँ से जाके आप फिजिक्स की हर एक प्रूविंग को तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों आर बराबर ml/ne² टाउ में अगर आप ध्यान से देखें तो आर किसके समानुपाती है? एल के। और आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है? ए के, एन के, ई के और टाउ के। ठीक है, तो यहां से पहला क्या लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, आर एल के समानुपाती लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा कि चालक का प्रतिरोध चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है आर और ए का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। चलते हैं बच्चों दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का बच्चों समीकरण दिया है, E बराबर E0, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ प्लस kx वोल्ट बाई मीटर से निरूपित किया गया है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 माध्यम का अपवर्तनांक, नंबर दूसरा माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल से रिलेटेड बच्चों जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ से रेड पेन से आपके लिए लिख दिए हैं। बच्चों वो कौन कौन से फार्मूले हैं? चैप्टर 12 से रिलेटेड बच्चों अगर कोई भी सवाल आता है तो इन 7 फार्मूलों से बाहर नहीं हो सकता। वो बच्चे फार्मूले क्या हैं? E0/B0 बराबर होता है बच्चों C, E/B बराबर बच्चों याद रखेंगे C, ω/K बराबर बच्चों होता है C, या फिर बच्चों ω/K = V भी लिखा जा सकता है। ये सवाल की सिचुएशन पर बच्चों निर्भर करता है। ओमेगा बराबर बच्चों होता है 2π न्यू, न्यू क्या है बच्चों? आवृत्ति। K बराबर होता है बच्चों 2π बाई, सॉरी यहाँ T लिख दिया है, 2π बाई लैम्डा होता है। K बराबर होता है बच्चों 2π बाई लैम्डा। इसके बाद E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बच्चों kx, और B बराबर बच्चों होता है B0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बच्चों kx। यहाँ से बच्चों जो डिपेंडेबल है, तो यहाँ से अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको बच्चों हर एक सवाल बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल को अब चलते हैं, सवाल पे आखिर क्या कह रहा था। E की इक्वेशन गिवन है और इस E की इक्वेशन बच्चों हम लोग इससे कंपेयर कराएंगे, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। तो बच्चों यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी है? 100, ओमेगा की वैल्यू 6 × 10⁸ है और k की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है। कोई बच्चे गलती क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू में बच्चों ये पूरा का पूरा कॉपी करके t भी लिख देते हैं। बच्चों यहाँ से t से t कट जाएगा तुलना कराने पर, x से x कट जाएगा, तो k की वैल्यू ओनली और 4 है। ठीक है, फिर पहले नंबर पे क्या बताना है? माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को बच्चों डिनोट करते हैं n से। माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, यहाँ से आपको v वैल्यू पूछी जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी B का समीकरण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग V की वैल्यू निकालेंगे।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिचुएशन के आधार पे हम लोग सी भी लिख सकते हैं वी, तो यहाँ से ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वी हम लोग यूज़ करेंगे। बच्चों ओमेगा की वैल्यू सवाल में 6 इंटू 10 की पावर 8 है। के की वैल्यू सवाल में बच्चों 4 दी गई, बराबर में क्या लिखा है वी। यहाँ से बच्चों 4 और 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/2 10 की पावर 8 आएगा। 3 में बच्चों जब 2 से भाग करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड पार्ट का आंसर बच्चों आ चुका है। इसके बाद बच्चों एन निकालेंगे। इसके लिए बच्चों आपको हाइगेंस चैप्टर का यहाँ पे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू होता है बच्चों सी अपॉन वी। तो एन इज इक्वल टू बच्चों सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8 है और वी की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है। बच्चों पावर से पावर कैंसिल आउट हो रही है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 30 और नीचे क्या लिखा है बच्चों 15, तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। 15 को बच्चों 30 से कैंसिल करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपको बी का समीकरण बताना है और बी के समीकरण में बच्चों बी नॉट आता है। बगैर बी नॉट के आप बच्चों बी का समीकरण नहीं दे सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया ई नॉट बट्टे बी नॉट इज इक्वल टू सी। बच्चों ई नॉट की वैल्यू सवाल में हम लोग पहले लिख चुके हैं, कंपेयर कराने पे 100 आई थी, यहाँ 100 अपॉन में क्या लिखा है बच्चों बी नॉट। सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8। बच्चों ये एक जीरो से 8 जीरो में से एक कट गया है तो 7 बचेगा, इनको मैंने नीचे भेज दिया। 10 में से बच्चों हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया तो 3.3 इंटू पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। बच्चों इस बी नॉट की हमें फिर बी की इक्वेशन बतानी, तो बी की इक्वेशन ये हम लोगों ने लिख दी है। बी नॉट की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पे आई है उसको लिख दिया गया है। ओमेगा और के की वैल्यू बच्चों जो ऊपर लिखी है यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है, तो बच्चों ये बी की इक्वेशन आ गई है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग तीसरे लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। फिर एक फिगर बना हुआ है और इसमें आपको क्या क्या निकालना है, परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। तो देखिए बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट को इस सवाल में लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों आर कितना दिया गया 400 ओम। बच्चों ये ओम का साइन है, इसका मतलब है ये आर की वैल्यू है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे वी लिखा है यहाँ पे वी लिखा, तो इसको वी आर लिख देते हैं। बच्चों ये वी आर नहीं, ये डायरेक्ट ओम दिया जा रहा है, यानी आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 400। बच्चों ये एल का साइन है और एल का ये क्या लिखा है विभव, इसका मतलब है ये वी एल की वैल्यू 120 दी जा रही है। बच्चों ये सी का साइन होता है और सी में क्या है ये विभव का संकेत है, यानी कि ये वी सी बराबर बच्चों 120 वोल्ट दिया जा रहा है। इक्वेशन बच्चों है, यहाँ पे सवाल बच्चों जब बोर्ड एग्जाम में आया था ये 200 लिखा है, यहाँ पे 200 नहीं बच्चों, यहाँ पे सॉरी 2000 नहीं, यहाँ पे 200 ही होगा। 200 कॉस 50 पाई टी, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा। इसके बाद इसकी बच्चों तुलना कराएंगे v बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी से, तो वी नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में 200 है। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू बच्चों सवाल में 50 पाई है, टी से टी कट गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें वो पहले क्या निकालना है, इसका परिणामी विभव निकाल लेंगे। परिणामी विभव बच्चों v बराबर होता है अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इससे पहले बच्चों मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के सारे फार्मूले याद कराने की एक ट्रिक बताई थी, उस वीडियो का बच्चों लिंक यहाँ पे भी कुछ देर बाद शो करेगा, आप उसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे फार्मूले आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो बच्चों एलसीआर परिपथ में परिणामी विभव का बच्चों जो फार्मूला है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ से बच्चों v जो होता है ये वी नॉट ही होता है, ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ रख देंगे। वी एल की वैल्यू बच्चों इस सवाल में 120 है, वी सी की वैल्यू भी 120 है, रख दी गई है, और ये बच्चों वी आर लिखा है, ठीक है। 120 में बच्चों 120 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बच्चों ये जीरो हो जाएगा, तो 200 और ये जीरो जब हो जाएगा तो ओनली वी आर स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर से बच्चों रूट कट जाएगा, यानी कि प्रतिरोध पर जो बच्चों विभव है वो कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है। और आपको बच्चों इस सवाल में दूसरे पार्ट में बताना था प्रतिरोध पर विभव, जो कि हम लोगों ने तुरंत अभी निकाला है कि प्रतिरोध पर विभव बच्चों 200 वोल्ट है। इसके बाद बच्चों आपको इस सर्किट में धारा बतानी है, तो धारा देखिए कैसे बताएंगे। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ओम का नियम यूज करते हैं, V बराबर आई आर, ठीक है।
एक छोटी सी बात याद रखनी बच्चों, आप जिस भी प्रतिरोध में यूज कर रहे हैं V बराबर ओम का नियम, उसी का विभव और उसी का प्रतिरोध लिखना है। तो हम लोग प्रतिरोध में यूज कर रहे हैं, तो बच्चों प्रतिरोध में अभी अभी के हम लोगों ने विभव निकाला है कितना, इसको VR लिख सकते हैं और R ही रहेगा। और VR बच्चों अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 200 ओम, 200 सॉरी ओम नहीं वोल्ट। और इसके बाद R की वैल्यू बच्चों इसमें कितनी दी गई है 400। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कट गए, 4 को नीचे बचेंगे तो 2/4 आ जाएगा, कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, 2 का भाग 1 में दोगे 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे इसके तीसरे पार्ट में पूछा गया प्रेरकत्व तथा संधारित्र के बीच में कलांतर बताना है। तो प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव में कलांतर, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो L का विभव होता है बच्चों वो ऊपर होता है और जो C का विभव होता है वो नीचे होता है। और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में हमेशा बच्चों 180 अंश का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम कलांतर कह सकते हैं 180 अंश, या फिर बच्चों 180 को पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते इसके बाद बच्चों हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट तथा देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं? समतप्त धारा, अंतक विभव और अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे देहली आवृत्ति। क्या डेफिनेशन है देहली आवृत्ति की, ध्यान से देखिए। किसी प्रकाश वैद्युत धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे या जिससे अधिक पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को बच्चों देहली आवृत्ति कहते हैं। बच्चों इस डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे, एक फिगर से समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इससे पहले भी बच्चों मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई है, देखें ध्यान से। ये बच्चों हम लोग ले रहे हैं प्रकाश वैद्युत धातु। ठीक है, जैसे बच्चों इस धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इस धातु की सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब ये आवृत्ति का, कुछ आवृत्ति का प्रकाश है, इतनी आवृत्ति बच्चों जो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं, देहली आवृत्ति कह रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों इस फिगर से इस डेफिनेशन को रिलेट करें। प्रकाश वैद्युत धातु, ये धातु पर आपतित प्रकाश, ये प्रकाश आया, आपतित प्रकाश वह न्यूनतम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति जिससे या जिससे अधिक पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और बच्चों इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यहाँ से इसका फार्मूला भी याद रखेंगे, W बराबर होता है H न्यू नॉट। इसके बाद बच्चों बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। क्या डेफिनेशन है कि किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम आवृत्ति जिससे उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों सेम ऊपर वाले की डेफिनेशन है, वहां न्यूनतम शब्द लगता है और यहाँ पे अधिकतम शब्द लगता है। इसका रीजन क्या है कि बच्चों लैम्डा नीचे आ रहा है, जब लैम्डा नीचे ज्यादा होगा तभी बच्चों इसका मान कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को ही बच्चों देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला W बराबर HC अपॉन लैम्डा नॉट होता है। फिर इसके बाद बच्चों बात करते हैं समतप्त विभव या निरोधी विभव या अंतक विभव। बच्चों ये तीनों नाम एक ही हैं, तो हम लोग बात करेंगे इसमें से किसी भी एक चीज की, जिसको हम लोग ज्यादातर बच्चों जानते हैं निरोधी विभव। क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इस धातु से, अब अगर ज्यादा प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ बच्चों गति भी करेगा, गति भी करेगा, गति करेगा। इसका मतलब बच्चों उसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों अगर हम लोग इतना विभव अपनी तरफ से लगाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रुक जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा रुक जाए, इसका मतलब है ऋणात्मक विभव लगा रहे हैं, यानी एनोड पर लगाएंगे। तो एनोड की सतह पर बच्चों लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिससे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा रुक जाती है, उस लगाए गए ऋणात्मक विभव को ही निरोधी विभव कहते हैं। बच्चों नाम ही में आ रहा है निरोधी, मतलब विरोध जो करेगा, रोक देगा, इलेक्ट्रॉनों की गति को रोक देगा, उसी को बच्चों हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव का बच्चों अगर आप अंग्रेजी नाम देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग मतलब रोकना, इसको रोकना, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को। क्या डेफिनेशन है कि एनोड की सतह पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा रुक जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है, अर्थात
प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उस ऋणात्मक विभव को बच्चों निरोधी विभव कहते हैं। इसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं और ई के बराबर हो गया ई वी नॉट, क्योंकि जितना हम लोगों ने विभव लगाया है वो किसके बराबर हो रहा है, गतिज ऊर्जा के, यानी ई के इक्वल टू बच्चों ई वी नॉट होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि निरोधी विभव की निर्भरता किस किस चीज पर डिपेंड करता है। निरोधी विभव बच्चों, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति आएगी धातु की सतह पर उतना ही ज्यादा हमें निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। बच्चों, प्रकाश की तीव्रता पर निरोधी विभव डिपेंड नहीं करता। चलते हैं बच्चों इसके बाद पांचवें लघु उत्तरी प्रश्न पर, जो कि आपके सामने लिखा है कि पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि पीएन संधि दिष्टकारी होता क्या है। देखिए, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा अथवा वोल्टेज में परिवर्तित करती है उसे बच्चों दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, आप बच्चों जानते हैं एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बच्चों दिष्ट धारा अथवा वोल्टेज में परिवर्तित करती बच्चों, उसी युक्ति को हम लोग कहते हैं दिष्टकारी, यानी एसी करंट डीसी करंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। अर्ध मतलब होता है आधा, तरंग मतलब आप जानते हैं जो आधे तरंग में मतलब बच्चों हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा उसको कहेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी इसमें आधे पे चीजें पे काम होगा और आधे पर आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी वह रूप है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्रों में धनात्मक अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। धनात्मक अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है तथा ऋणात्मक अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। उसी को बच्चों कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसके बाद आपसे पूछा गया था अर्ध तरंग दिष्टकारी का फिगर, तो बच्चों ये उसका फिगर है जिसमें से एक तरफ प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया गया है, दूसरी तरफ बच्चों यहाँ से एक कुंडली लगी हुई है। उस कुंडली का बच्चों संपर्क एक पीएन संधि डायोड से किया गया है और उस पीएन संधि डायोड का संबंध बच्चों एक लोड प्रतिरोध आरएल से किया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों से पूछा गया था इस प्रश्न में पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, नाम ही में आ रहा है पूर्ण तरंग, यानी इसके दोनों ही चक्रों में बच्चों हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। वो क्या है कि पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह रूप है जिससे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने इसका फिगर निरूपित किया है। सबसे पहले प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है ये, दूसरी तरफ इसकी दूसरी कुंडली लगी हुई है। दूसरी कुंडली में बच्चों इसके दोनों सिरों पर एक पीएन संधि डायोड D1 लगा है और दूसरे सिरे पर दूसरा पीएन संधि डायोड D2 लगा है। इन दोनों के ही बीच में बच्चों एक लोड प्रतिरोध RL लगा है और जहां पर हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं पहले लॉन्ग आंसर पे अपने। जो पहला लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 बंधन ऊर्जा, नंबर 2 आयनन विभव, नंबर 3 ऊर्जा स्तरों की संख्या, नंबर 4 कोणीय संवेग और 5वें नंबर पे बच्चों आपको यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी बतानी है। 5वें नंबर पे बच्चों आपको यहाँ पे इसमें गतिज ऊर्जा भी बतानी है। बच्चों सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, लॉन्ग आंसर को लगाने के लिए किसी भी सवाल से आपको फिजिक्स में डरना नहीं है। जो वैल्यू आपको मिली है पहले आप उसको लिखना सीखिए। बच्चों हाइड्रोजन, इसकी प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार मोस्ट में इंपॉर्टेंट में रिपीटेड प्लस प्रूविंग है बच्चों। आप इसको जरूर लगाना, ऊपर आई बटन पे लिंक आएगा, वहां से जाके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि ऊर्जा की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों आपको पहले नंबर पे क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों एनर्जी का मतलब ई और बंधन का मतलब बाइंडिंग आपको कैलकुलेट करना है।
तो याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, कि जो बंधन ऊर्जा होती है बच्चों, जो उसकी nवीं कक्षा की ऊर्जा होती है, उसके माइनस साइन को अगर लगा के लिख दिया जाए तो बच्चों वो बंधन ऊर्जा मिल जाती है। सीधी सीधी भाषा में कहना चाहूंगा कि nवीं कक्षा की जो भी ऊर्जा होती है उसका साइन उल्टा कर देने पर बंधन ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी थी? -3.4, तो हम बंधन ऊर्जा कहेंगे प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस न्यूमेरिकल को बच्चों आप कठिन समझते हैं, आप देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे पूछा गया है आयनन विभव। बच्चों जो आयनन विभव होता है वो हमेशा 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 बंधन ऊर्जा के बराबर होता है। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आयनन विभव है वो बंधन ऊर्जा के बराबर है, तो बंधन ऊर्जा तो आ चुकी है प्लस का 3.4, इसका मतलब है आयनन विभव भी प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तीसरे बच्चों पार्ट में हमसे पूछा गया है ऊर्जा स्तरों की संख्या, एन की वैल्यू बतानी है। बच्चों आप जानते हैं जिस प्रूविंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एन इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, वो प्रूविंग है बच्चों। एन इज इक्वल टू माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, इसको आप जरूर देखना। प्लेलिस्ट में जाओ, थंबनेल पे आपको ये प्रूविंग दिख जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस एन की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13.6 और बराबर में ये आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट, जो बचा उसको लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये चीज़ नीचे आएगी, n², ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया है। 34 से बच्चों 136 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 4 बच्चों स्क्वायर होता है 2 का, तो n की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट के n की वैल्यू 2। चौथे नंबर पे बच्चों आपको कोणीय संवेग निकालना है इसमें। तो देखिए कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे। कोणीय संवेग का बच्चों फार्मूला NH/2π। वैसे तो कोणीय संवेग का बच्चों एक और फार्मूला है, कोणीय संवेग बराबर होता है, एक आपको और फार्मूला बता देता हूँ, mvr। लेकिन बच्चों यहाँ पे mvr लगाने से ना तो मुझे इसमें रेडियस पता है और ना ही वेलोसिटी। ठीक है, तो इस वाले को ना लगा के ये वाला लगा लेते हैं। एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है, 2। एच प्लांक नियतांक होता है 6.6 × 10⁻⁻34, इसकी वैल्यू फिक्स है। 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और 22/7। यहाँ पे 22/7 ज़्यादा रखना आसान है क्योंकि 22 से 66 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, और बच्चों 22 को अगर 66 से काटा जाए तो 3 बार कटेगा और 1 अंक बाद पॉइंट है और 7 ऊपर चला जाएगा, पावर ऐसे 7 3 21 और 1 अंक बाद पॉइंट, तो ई की वैल्यू 2.1 × 10⁻⁻34। इसके बाद बच्चों आप को गतिज ऊर्जा बतानी है। तो फिर से बता दूं कि गतिज ऊर्जा बच्चों वही बात, जिस कक्षा की ऊर्जा होती है उसका साइन उल्टा करने पर गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यानी बच्चों 3 बातें याद रखिए, बंधन ऊर्जा, आयनन विभव और गतिज ऊर्जा, तीनों ही हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर पे। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, नंबर 2 प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, नंबर 3 द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और चौथा शक्ति का क्षय। बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों याद रखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ट्रांसफार्मर बच्चों करता क्या है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, यानी जब वोल्टेज बहुत कम आता है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। बच्चों जो कम से जब ज्यादा करता है वोल्टेज को, ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद तथा अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। कभी कभार बच्चों क्या होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसा क्या होता है कि वोल्टेज जब ज़्यादा आएगा तो उसको कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब ज़्यादा से कम करता है बच्चों, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के, उच्चाई और एक अपचाई। उच्चाई, ऊंचाई में नाम ही हमारे उच्च, यानी ऊंचा करेगा किसको, कम चीज को ज्यादा करेगा। और अपचाई मतलब खाएगा, कम करेगा।
तो ज़्यादा को कम करता है। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया कि ट्रांसफार्मर में एक आदर्श ट्रांसफार्मर की गणना इन 4 पॉइंट के अंतर करनी है। पहला, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। तो हम लोग बात करेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण हमेशा शून्य होता है। बिल्कुल भी चुंबकीय फ्लक्स बच्चों जो हो रहा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्षरण जो होता है उसका बिल्कुल शून्य होता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में। फिर पूछा गया था कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। बच्चों एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए ताकि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्षय ना हो सके। जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है तो 2 कुंडलियां होती हैं। जब एक चीज को भेजेंगे यानी कि प्राथमिक कुंडली में भेजते हैं। बच्चों प्राथमिक कुंडली में जब कोई चीज हम भेजेंगे, अगर उसका प्रतिरोध ज्यादा है तो वो प्रतिरोध पहले ही उस चीज को खा जाएगा। तो ऐसा क्या करना है आपको आदर्श ट्रांसफार्मर में कि अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध कम कर दिया जाए, बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, तो बच्चों उसी ट्रांसफार्मर को हम लोग कहेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर। इसके बाद बच्चों आपसे इसमें तीसरे पार्ट पे पूछा गया था कि द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध भी हमेशा शून्य होता है, जिससे कि निर्गत वोल्टेज का क्षरण ना हो सके। उसमें निवेशी वोल्टेज का क्षरण ना हो सके और इसमें निर्गत यानी आउटपुट वोल्टेज भी बिल्कुल बर्बाद ना हो। इसलिए बनाई गई दोनों कुंडलियों का बच्चों प्रतिरोध कोशिश की जाती है कि हमेशा शून्य के बराबर ही रहे। चौथे पॉइंट पे पूछा गया था बच्चों शक्ति का क्षय। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में बच्चों शक्ति क्षय हमेशा शून्य होता है कि वो जितनी भी पावर दे रहा है पास में वो बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए उसके अन्य पार्ट में। तो हमेशा शक्ति का क्षय बच्चों कितना होता है, शून्य होता है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत बेस्ट लगी होगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, सब कुछ लिखा जाता है, उसका एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी बच्चों इसे जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में बच्चों इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट में।